हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस सीएफ फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 2024 की एग्जाम्स की प्रिपरेशन वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एमसीक्यूज से रिलेटेड हमें क्या करने की ज़रूरत है। पहली बार एमसीक्यूज एग्जाम में आने वाले हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में। ऑब्वियस सी बात है कि हम ये कहेंगे कि भाई एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, कवरेज अच्छी होना चाहिए, तो हमें एमसीक्यू की अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा मैं इसमें डिफर करूंगा ये कह के कि आपको कम से कम 4 से 5 इंडेज के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम 4 से 5 इंटीग्रेटेड केस स्टडीज। पहले बात करते हैं 4 से 5 इंडेज के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व क्यों करना चाहिए। आप जब एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, और दूसरा न्यूमेरिकल्स अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उसके कैलकुलेशंस वगैरह हमें किस तरह से वहां पे मैनेज करना पड़ते हैं। इन दो चीज़ों से आपका एक ओरिएंटेशन हो जाएगा कि मैं जब भी मेरी पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे किस तरह की चीज़ों के ऊपर एक्स्ट्रा एम्फेसिस देना है। तो अगर मैं एक भी चैप्टर की एमसीक्यू कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा सर कि मुझे एक ओरिएंटेशन समझ में आ जाएगा कि किन डेफिनेशंस पे क्या फोकस करना है, एक्सेप्शंस पे फोकस करना है, कहाँ फोकस करना है, नहीं करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक की बजाय अगर आप 4 से 5 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स करोगे तो बड़े सैम्पल साइज से एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस जो पॉसिबली आते हैं वो सब समझ में आ जाएंगे। और इसके लिए ये पर्टिकुलर सेशन में अपन साथ में इंडेस 116 विच इज़ वन ऑफ दी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिकल एज वेल एज एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, उसके सारे क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। रेफरेंस अपन अपनी फास्ट की एमसीक्यू बुक का लेंगे और इसमें वी विल बी डायरेक्टली जंपिंग ऑन टू इंडेस 116। ये जो हमारी किताब है, इस किताब में आपके सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के ऊपर इंडिविजुअल क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ कलेक्टिव एमसीक्यूज दिए हैं। इन एमसीक्यूज के सोर्स क्या है, तो आईसीआई की मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट पोर्टल पर कुछ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट ने दिए हैं वो, प्लस आईसीआई का इंडेस सर्टिफिकेशन कोर्स होता है जिसकी मैं एक फैकल्टी हूँ, जो मेंबर्स का होता है सीए बनने के बाद। कभी और इच्छा है तुम्हारी पढ़ने की तो दे सकते हो। उसमें पूरा इंडेस ही पूछा जाता है और वो एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न पर ही होता है। मुझे काफ़ी उम्मीद भी है कि वहाँ से क्वेश्चंस पिक किए जा सकते हैं, प्लस अ लॉट ऑफ अदर सोर्सेज फ्रॉम विच आई हैव गैदर्ड दीज क्वेश्चंस। और ये आपकी एक पूरी किताब बनाई है स्पेसिफिकली एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए। तो उसमें से 116 मैंने रैंडमली चुना है बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस एंड द वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस विच वी हैव। आपको कौन से 4 से 5 इंडेस कवर करना चाहिए? मेरे हिसाब से डेफिनेटली कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिजनेस कॉम्बिनेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 115, 116, और इसके अलावा आप कोई भी एक थ्योरी बेस्ड टाइप के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं मे बी, जिसमें काफ़ी थ्योरी इंपॉर्टेंट हो और न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल सिमिलरली इंपॉर्टेंट हो, वो वाले आप देख सकते हैं। मे बी यू कैन गो फॉर ईपीएस और मे बी इंडेस 12 इनकम टैक्सेस, नॉट थ्योरी एग्जैक्टली, दे हैव कॉन्सेप्ट्स बोथ थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल इन नेचर। 116 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। लीज टर्म इंक्लूड्स पीरियड कवर्ड बाय एक्सटेंशन ऑप्शन if exercise of that option by the lessee is remote, highly probable, reasonably certain, virtually certain। तो ये बेसिकली ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखो, हो सकता है एग्जाम में अगर अपना फोकस थ्योरी पढ़ने में बहुत ज़्यादा ना हो तो अपन ऐसी चीज़ों में एग्जाम प्रेशर में थोड़े से क्या हो जाए, अकबक आ जाए, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स में हाईली प्रोबेबल शब्द यूज़ किया जाता है। व्हेन वी लेट्स से फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ कंटिजेंट असेट्स, या कहीं यहाँ प्रोविजंस बनाने की बात होती है तो, लेकिन यहाँ पे लीज के केस में इट इज़ रीजनेबली सर्टन। इनफैक्ट ये आईसीआई के एमसीक्यूज हैं, तो यू विल सी देयर आर 10 ऑड एमसीक्यूज। ये सब एडिशनल एमसीक्यूज में भी इनकॉर्पोरेटेड है। पहले किताब बनाई थी उसमें मैंने एमसीक्यूज के कंपाइलेशन किए थे, फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट ने अपनी ऐप में कई सारे क्वेश्चंस इनकॉर्पोरेट कर दिए, तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड ऑन कर दिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि जो पहले से अपनी किताब में क्वेश्चंस थे जिन्हें एडिशनल एमसीक्यूज के नाम से दिया है, उसमें और पहले वाले में ओवरलैप है। 116 में आप देखोगे तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपनी किताब में पहले से थे, यानी एडिशनल एमसीक्यूज में से ही वो क्वेश्चंस पिक किए गए, एक्सेप्ट द फर्स्ट वन जो अपन ने डिस्कस किया। अंडर रिकॉग्निशन एग्जाम्शन इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 116,
The election of accounting for lease payment on straight line basis is made on a lease by lease basis for. तो सबसे पहले रिकग्निशन एग्जाम्पशन की बात हो रही है 116 लीज में अकाउंटिंग फॉर लीज पेमेंट ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। तो हमें मालूम है लीज पेमेंट की अकाउंटिंग लेसी की बुक्स में हमेशा लीज लाइबिलिटी बुक करके होती है, पर हम स्ट्रेट लाइन बेसिस पे उसे खर्चा कब बुक कर सकते हैं? तो लेसी में तो ऑपरेटिंग लीज का कंसेप्ट ही नहीं है लेसर में, तो लेसी खर्चा कब बुक कर सकता है? स्ट्रेट लाइन में, जब दो एक्सेप्शंस में से एक एक्सेप्शन लागू होता है। एक होता है लो वैल्यू एसेट का और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म लीज। इन दोनों में आपके पास चॉइस है कि आप क्या करें, लीज की अकाउंटिंग ना करके एक्सेप्शन फॉलो करके इसे नॉर्मल ऑपरेटिंग लीज, रेंटल, रिगार्ड जैसे आप एक्सपेंस बुक कर दीजिए ओवर द लीज टर्म। अब ये बोला है कि दिस इज मेड ऑन लीज बाय लीज बेसिस फॉर। अब लीज बाय लीज बेसिस का मतलब इट इज नॉट अ चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, और ये अकाउंटिंग पॉलिसी की चॉइस नहीं है, क्योंकि लीज बाय लीज बेसिस है। इसका मतलब कंसिस्टेंटली करना है, ज़रूरी नहीं है एक लीज में आप ऑप्शन ले सकते हो, एक लीज में नहीं। तो ये किस पे अवेलेबल है? दिस इज ओनली अवेलेबल फॉर लो वैल्यू एसेट, क्योंकि शॉर्ट टर्म लीज में यू हैव टू मेक अ चॉइस दैट यू विल नॉट डू अकाउंटिंग ऑफ लीज, and that choice is a matter of accounting policy, so you have to consistently follow it for all short term leases. तो क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये ऑप्शन आपको लीज बाय लीज कहाँ अवेलेबल है, तो आंसर सिर्फ होगा इन केस ऑफ लो वैल्यू एसेट, तो ए हो जाएगा। ना कि ये दोनों जिसमें दिया गया है लो वैल्यू एसेट और लीज विद अ शॉर्ट टर्म लीज टर्म। ये दोनों कब होते हैं? जब ये वाला फ्रेज मिसिंग होता क्वेश्चन में से, इज मेड ऑन अ लीज बाय लीज बेसिस, सिर्फ स्ट्रेट लाइन बेसिस होता। इनफैक्ट अभी अपन ने पावर बैच पे डिस्कस भी किया था इसे याद कैसे रखना है। तो लो वैल्यू एसेट इमटेरियल चीज़ें होती है, इमटेरियल चीज़ों पे कभी भी अकाउंटिंग पॉलिसी वाली मुद्दे नहीं आते हैं, तो दैट इज़ वाई लो वैल्यू आइटम्स के लिए लीज बाय लीज अवेलेबल है, पॉलिसी चॉइस की ज़रूरत नहीं। An entity is required to assess whether the contract is or contains a lease at the date of commencement, inception, obtaining the possession of identified asset beginning of the relevant year, inception of the lease। तो ध्यान रखना लीज है या नहीं है ये इंसेप्शन पे डिसाइड करते हैं, बाकी लीज की अकाउंटिंग कमेंसमेंट पे शुरू होती है। तो लीज टर्म कितनी होगी, लीज लाइबिलिटी कितनी रिकॉर्ड करेंगे, लीज बुक्स पे कब रिकॉर्ड होगी, ये सब कमेंसमेंट पे डिपेंडेंट होता है। पर लीज है या नहीं है ये डिसीजन कब किया जाता है? इंसेप्शन डेट पर। इंस्टीट्यूट के ऐप में जो क्वेश्चन दिया है उसमें गलत ऑप्शन सिलेक्टेड है, बट द करेक्ट आंसर इज इंसेप्शन। DC Limited has taken a building on lease for PG Limited for 10 years to operate a restaurant. As per the contract, it has decision-making right regarding all operations and usage of restaurant. However, as per the contract, PG Limited has right to restrict DC Limited from selling any kind of non-vegetarian item in the restaurant. 10 साल के लिए DC एक लेसी है जिसने लीज पे एसेट लिया है PG से, विच इज द लेसर। कॉन्ट्रैक्ट में बुला है कि भाई नॉन वेज आइटम आप रेस्टोरेंट में नहीं बेच पाओगे। आगे का है रिस्ट्रिक्शन राइट विल बिकम एक्सरसाइजेबल ओनली आफ्टर 6 years whether the contract contains a lease। देखो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के रिस्ट्रिक्शन को आप ये कह सकते हो कि ये एक स्कोप आउट है कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट में स्कोप में दे रखा है कि इस स्कोप में हम आपको यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, उसमें फिर आपको जैसे ही यूज़ करना है कर लीजिए। अगर ऐसा हो तो हम बोलेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए ये नॉर्मल लीज है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 6 साल के बाद उसके सामने वो राइट आएगा, यानी 6 साल के बाद में लेसी के पास राइट टू डायरेक्ट द कंट्रोल द यूज़ ऑफ द एसेट एज इट इज़, जैसे वो चाहे वैसे नहीं रहेगा। और उस पर्टिकुलर लॉजिक से हम ये कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में 10 साल की लीज़ है, क्योंकि वो प्रोटेक्टिव नेचर के हैं। ऐसा अपन बोल सकते थे अगर ये थ्रू आउट द 10 years पीरियड रहता, पर क्योंकि 6 साल के बाद ही एक्सरसाइजेबल है तो 6 साल तक अनरिस्ट्रिक्टेड लीज है, तो हम बोल सकते हैं 6 साल के लिए हमारे पास क्या है, लीज है। दैट इज बेसिकली द ऑप्शन विच द इंस्टीट्यूट ऑल्सो हैज गिवन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड दे हैव सिलेक्टेड दिस। अ लिटिल डिबेटेबल क्वेश्चन। In case of contract that contains a lease component and one or more additional lease or non-lease component, जिसके ऊपर नवंबर 23 में क्वेश्चन आया था, लीज और नॉन लीज कंपोनेंट या लीज एंड लीज कंपोनेंट एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, लेसी इज रिक्वायर्ड टू अलोकेट द कॉन्ट्रैक्ट कंसिडरेशन टू ईच लीज कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंड अलोन प्राइसेस। थ्योरी सर सारे थ्योरी क्वेश्चन ही आएंगे क्या? नहीं, आगे न्यूमेरिकल भी है, हर तरह की वैरायटी है। पर आप देखो ये पढ़ के आपको क्या होएगा, एक फोकस समझ में आएगा कि जब मैं लीज रिवाइज करूँ तो किन चीज़ों पे भी फोकस करना है, मिस नहीं करना है। लीज टर्म इंक्लूड्स पीरियड्स कवर्ड बाय एन एक्सटेंशन ऑप्शन
if exercise of that option by the lessee is remote, highly probable, reasonably certain. We just discussed this. Entity shall revise the lease term if there is a change in non-cancellable period, economic life of asset, secondary period और useful life. तो इन सब में से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड. तो लीज टर्म का मतलब ही क्या होता है? नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज. अगर वो चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे लीज टर्म चेंज हो रही है. A lessee is required to measure the right of use asset in the financial statement initially at. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. कॉस्ट. सर ऑप्शन छुपाओ फिर मजा आएगा. हाँ ये भी सही है. हाँ. क्यों? इंडिया 116 कहता है कि इनिशियली आप लीज पे लिए हुए एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट को रिकॉर्ड किस पे करेंगे? कॉस्ट. एंड व्हाट इज कॉस्ट? फिर वो कहता है कॉस्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द लीज पेमेंट्स व्हिच यू हैव टू मेक अंडर द लीज और द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट व्हिच एवर इज लेसर. तो फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू में जो भी कम है इसे क्या कहते हैं? कॉस्ट. तो आंसर क्या होगा? कॉस्ट. अकॉर्डिंग टू 116 इनिशियल मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज एसेट डज नॉट इंक्लूड. तो देखिए राइट ऑफ यूज एसेट की बात हो रही है. तो लेसी एसेट को कितने पे रिकॉर्ड करेगा? जो आपकी कॉस्ट है विच इज लीज लाइबिलिटी की जो वैल्यू है उस पर. तो लीज लाइबिलिटी में जो शामिल नहीं होगा वो राइट ऑफ यूज एसेट में भी शामिल नहीं होगा इन द बुक्स ऑफ लेसी. तो लीज लाइबिलिटी में क्या शामिल नहीं होता है? लीज लाइबिलिटी डेफिनेटली शामिल होगी. इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर लेसी इनकर कर रहा है वो भी शामिल करेगा. डीएसआर के प्रोविजंस भी हमें ऐड करना है लेकिन कंटिजेंट रेंट शामिल नहीं किया जाता है. तो आंसर होगा आपका डी, कंटिजेंट रेंट. लीज लाइबिलिटी इज इनिशियली मेजर्ड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पेड एंड अनपेड. ये तो गलत है क्योंकि पे कर दिया तो लीज लाइबिलिटी में नहीं आएगा. फेयर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पेड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अनपेड. तो हमारा आंसर हो जाएगा डी. Key Limited has taken an office building on lease for 10 years. As per the contract, company will make following annual payments. 10 साल की लीज पे लिया है और हमारे एनुअल पेमेंट्स आपको स्पेसिफाई किया है. क्वेश्चन ने पूछा है क्या फ्यूचर लीज पेमेंट लिए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग लीज लाइबिलिटी. तो हमें क्या क्या पे करना है? हमें एनुअली पे करना है फिक्स लीज रेंटल, मेंटेनेंस चार्जेस, प्रॉपर्टी टैक्सेस और बिल्डिंग इंश्योरेंस. अब इसमें एक चीज समझो, ये आपका एक नॉन लीज कंपोनेंट है बिकॉज इट इज अ सर्विस एलिमेंट. इंडिया 116 कहता है कि अगर लीज के कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई अलग से सर्विस या गुड्स मिल रहा है तो उसे आप नॉन लीज कंपोनेंट मानेंगे और नॉन लीज कंपोनेंट को आप सेपरेटली अकाउंट फॉर कर सकते हैं. हालांकि आपके पास एक ऑप्शन है कि आप नॉन लीज कंपोनेंट को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अप्लाई करके पूरे को एक ही कॉन्ट्रैक्ट मान सकते हैं. तो आइडियली इस क्वेश्चन में देना चाहिए था क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमने अप्लाई किया है. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अप्लाई करना है यानी लीज और नॉन लीज कंपोनेंट एक ही कॉन्ट्रैक्ट में, तो हम पूरे को एक ही लीज मान सकते हैं. और ऐसे केस में ये 60,000 भी लीज पेमेंट में शामिल होंगे. इस बारे में कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली दिया नहीं है. लेट्स सी ऑप्शन से देखते हैं क्या अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स. ये तो शामिल हो गई. प्रॉपर्टी टैक्सेस क्या लीज पेमेंट में शामिल होते हैं? यस. जीएसटी अगर आप पे कर रहे हो तो वो शामिल नहीं है, पर प्रॉपर्टी टैक्स है. दोनों में क्या फर्क है? लेसर की कोई लाइबिलिटी अगर लेसी से रिकवर की जा रही है तो वो लीज रेंट का पार्ट है. तो प्रॉपर्टी टैक्स लेसर की लाइबिलिटी है, ओनर जो होता है उसको पे करना होता है और ये लेसी पे कर रहा है. इसका मतलब है कि इसे लेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी इसे पे करना, लेसर की थी और लेसर हमसे रिकवर कर रहा है. इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है? लीज पेमेंट है. सिमिलरली बिल्डिंग का इंश्योरेंस, इसका फायदा लेसर नहीं लेसी को मिल रहा है क्योंकि एसेट लेसी की ओनरशिप में. इन केस एसेट को कुछ हो जाता है तो देन दैट पर्टिकुलर केस लेसी वुड बी एबल टू रिकवर द वैल्यू ऑफ द एसेट. तो उसे इंश्योरेंस कराना था, उसका प्रीमियम वो हमसे रिकवर कर रहा है यानी हमारे लिए ये सब कॉस्ट का पार्ट है. तो दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ लीज पेमेंट. जीएसटी क्यों शामिल नहीं होता है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर लेसी अपने लीज रेंटल पे जीएसटी दे रहा है तो वो लेसी की ही लाइबिलिटी है जो उसे सरकार को देना है और बीच में लेसर सरकार के बिहाफ पे आपसे कलेक्ट करके सरकार को एज इट इज जमा कर रहे हैं. तो जीएसटी अगर आप पे कर रहे हो तो वो आपके लीज पेमेंट का पार्ट नहीं होगा. उसका क्रेडिट अगर अवेलेबल होएगा तो आप असेट बुक कर दीजिए और नहीं अवेलेबल है तो एक्सपेंस बुक कर दो, पर वो लीज पेमेंट का पार्ट नहीं. क्यों? क्योंकि वो आपका ही खर्चा है जो आपको ही करना है. पर अगर कोई लेसर की कॉस्ट है जो लेसर लीज पेमेंट में ऐड करके आपसे रिकवर कर रहा है तो वो लीज पेमेंट का पार्ट है. इसके लिए 150 + 40 + 30 220 2,20,000 विल बी एडेड. इसमें करेक्शन है
जो हमारी किताब है उसमें 2 लाख प्रिंट हुआ है, आप 2 पीस करें। अब अगर मैं 60,000 को ऐड कर देता हूँ तो फिर उस केस में मेरा ऑप्शन 2,80,000 आ जाता है। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या लेना चाहिए? अब यहाँ पे तो मेरे पास नोट लगाने की जगह नहीं होगी, टिक करना है। तो नॉर्मली आप देखिए, प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट का मतलब है आपके पास एक ऑप्शन है कि आप चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी ये यूजुअल प्रोविजन नहीं है। तो हमेशा एमसीक्यू में आप यूजुअल प्रोविजन के बेसिस पे आंसर देंगे। अब जो मैं शुरू में आपको बात बोल रहा था आपको क्लिक करेगी। जब आप इस तरह से कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एमसीक्यूज हैंडल करने के लिए क्या अप्रोच फॉलो करी जाती है। पर सर ये तो आपकी किताब की अप्रोच है, इंस्टीट्यूट ऐसी करेगा या नहीं करेगा? मेजॉरिटी ऑफ दीज क्वेश्चंस आर बेसिकली कमिंग अप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मटेरियल ओनली, इफ नॉट फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर द मेंबर्स, जिसमें डे सर्टिफिकेशन कोर्स में ये तरह के पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं, उनके मटेरियल में एमसीक्यूज होते हैं। लीज पेमेंट शैल बी डिस्काउंटेड यूजिंग implicit interest rate और incremental borrowing rate। 4 फैक्ट्री बिल्डिंग है एक्वायर्ड बाय द कंपनी ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी इस पे तो इंड एस 16 लग रहा होगा। कंपनी has accounted for such building at evaluation model for year ended 31st March 2022 in accordance with Ind AS 16 property plant equipment। The company is into expansion stage and to explore the opportunities in Northeast, it has entered into lease arrangement for 2 buildings taken for factory purpose। ये भी फैक्ट्री, ये भी फैक्ट्री, लेकिन ये एक्वायर्ड है, वेराज ये वाली एसेट हमारी लीज्ड है। प्लीज एडवाइज करेक्ट ट्रीटमेंट टू द CFO ऑफ द कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ राइट ऑफ यूज असेट ऑन द लीज होल्ड बिल्डिंग। 4 ओन्ड फैक्ट्री बिल्डिंग है, 2 लीज होल्ड फैक्ट्री बिल्डिंग है। इसके ऊपर जो 4 ओन्ड फैक्ट्री बिल्डिंग है, आई एम बेसिकली यूजिंग द रिवैल्यूएशन मॉडल। तो सवाल ये बन रहा है कि जो मैं लीज पर ले रहा हूं, क्या मुझे उस पर भी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि है वो भी फैक्ट्री बिल्डिंग। लेट्स सी दी ऑप्शंस। द राइट ऑफ यूज असेट on leasehold building shall be subsequently measured at revaluation model since the same class of owned buildings are remeasured at evaluation। तो क्योंकि सेम क्लास ऑफ एसेट है फैक्ट्री बिल्डिंग और उसके ऊपर हम रिवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं जो ओन्ड है, तो लीज होल्ड पे भी हमें रिवैल्यूएशन करना ही होगा। या तो ये आंसर होगा या होगा, हमारे पास ऑप्शन है राइट ऑफ यूज ऑन लीज होल्ड बिल्डिंग शैल बी सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल ओनली irrespective of the fact owned are at revaluation। ये तो गलत है। Right of use asset on leasehold building may be subsequently measured at cost or revaluation model irrespective of the fact that same class of owned buildings are remeasured at revaluation model। यानी यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमारे पास चॉइस है, ऑप्शन है लीज होल्ड के लिए। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि हमें मस्ट है सेम मॉडल फॉलो करना होगा, और यहाँ बोल रहे हैं हम FP-TPL से मेजर करेंगे, तो ये तो होता ही नहीं। अब टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप इंड AS 116 देखेंगे तो वो ये कहता है कि अगर सेम क्लास ऑफ एसेट लीज पे लिए जा रहे हैं और वैसे एसेट पे रिवैल्यूएशन मॉडल अगर यूज़ किया जा रहा है ओन्ड एसेट पर इंड AS 16 में, तो लीज होल्ड एसेट पे भी लेसी के पास ऑप्शन है दैट ही मे यूज द रिवैल्यूएशन मॉडल। इसका मतलब कि आपके पास चॉइस है कि वहाँ रिवैल्यूएशन यूज़ हो रहा है तो आप यहाँ भी रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर सकते हो, बट ये कंपल्शन नहीं है। और क्योंकि यहाँ पे चॉइस है, कंपल्शन नहीं है, इसलिए बेहतर आंसर इस केस में C होगा। अकॉर्डिंग टू 116 राइट ऑफ यूज एसेट इन बुक्स ऑफ लेसी शैल बी डेप्रिशिएटेड ओवर। तो लेसी राइट ऑफ यूज एसेट को किस पे डेप्रिशिएट करेगा? लीज टर्म में। और अगर उस एसेट की इकोनॉमिक लाइफ लीज टर्म से कम हुई, होना तो नहीं चाहिए पर हुई, तो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। और अगर लीज टर्म कम हुई, इकोनॉमिक लाइफ ज़्यादा हुई, तो लीज टर्म में उससे ज़्यादा तो क्या। क्यों सर, कई बार ऑप्शन होता है ना कि लीज टर्म के अंत में एसेट हमेशा के लिए हमारी हो जाएगी। उस केस में फिर आप एक्सटेंडेड पीरियड पे भी जा सकते हो। अब देखते हैं लोअर ऑफ लीज टर्म और एसेट यूजफुल लाइफ, हायर ऑफ लीज टर्म
एंड एसेट यूजफुल लाइफ, एंटायर लीज टर्म और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। अब इन सब में तो फिर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन यही है। बेस्ट और करेक्ट आंसर क्या होता कि एसेट की यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर, एक्सेप्ट इन केसेस जहां पे एसेट क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफर हो रहा है लेसी को, उस केस में हम एसेट की यूजफुल लाइफ लेंगे, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में 116 में एसेट एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ट्रांसफर हो जाता है, पर वो नहीं है तो फिर हम ये ऑप्शन पे जाएंगे। लीज लाइबिलिटी इज सब्सिक्वेंटली मेजर्ड बाय increasing the carrying amount to reflect interest on lease liability and increasing the carrying amount to reflect lease payment made। अरे फालतू क्वेश्चन है। carrying amount बढ़ेगा on account of interest और कम होगा on account of lease payment made, तो B option। 1st April 2020 Toy Limited entered into lease contract for 2 properties situated in Noida, lease for 4 years, annual lease payment 2 lakh in advance। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 लाख का आपका एडवांस लीज पेमेंट है, तो मतलब ये हो गया कि तो जो प्रॉपर्टी एक्स है उसमें हमारे लीज पेमेंट 4 years 2 लाख एडवांस, तो पहला डाउन पेमेंट हो गया ईयर 0 पे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के बिगनिंग में पेमेंट हो रहा है, यानी फर्स्ट ईयर बिगनिंग यानी ये हो गया, तो पहली इंस्टॉलमेंट ईयर 0 पे आ गई। आपको 0 समझ नहीं आता है तो आप ऐसा कर लीजिए, ईयर 1 बिगनिंग, ईयर 2 बिगनिंग, ईयर 3 बिगनिंग, ईयर 4 बिगनिंग। अब आप इस पर डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर लगाओगे तो कितने का लगाओगे, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर लेंगे तो इसमें कोई डिस्काउंटिंग नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टी वाई सिचुएटेड इन मुंबई फॉर 3 years एट एन एनुअल लीज पेमेंट ऑफ 4 लाख एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी वाई का कितने पीरियड के लिए लिया है, 3 साल, और यहाँ पे लीज पेमेंट कब हो रहा है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर विच इज 4 लाख। कंपनी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 8% पर एनम है। आपसे पूछा है इंटरेस्ट चार्ज ऑन लीज लाइबिलिटी फॉर 21-22 क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ समझो, आपसे पूछा है 21-22 का इंटरेस्ट चार्ज बताओ। सबसे पहली बात, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2020 की दी है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में हम ज़्यादा उत्साहित होकर कई बार लीज लाइबिलिटी तो निकालेंगे, ये तो समझ में आ गया कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट निकाल लेंगे, उतने की लीज लाइबिलिटी बुक हो जाएगी, उसके ऊपर ब्याज बुक करेंगे और पहले साल के ब्याज को अपन आंसर टिक कर देंगे, और अगर अनलकीली वो ऑप्शन में मिल गया तो खत्म, आगे बढ़ जाएंगे। पर ये समझो आपको 21-22 का ब्याज निकालना है, दैट मीन्स यू विल हैव टू गो टू द सेकेंड ईयर एंड नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ इंटरेस्ट। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, तो थोड़ी सी चतुराई अगर आप करो तो आप यहाँ पे देखिए, इन दोनों को कलेक्टिवली अगर मैं बोलूँ तो मैं सिंपली क्या बोल सकता हूँ, भाई लाइबिलिटी तो मेरी वही है जो ईयर एंड पे पैसा देना है मुझे, क्यों, क्योंकि ये तो मेरा अपफ्रंट पे हो गया। तो इफेक्टिवली आप देखो 6 लाख की आपकी लाइबिलिटी है, सेकेंड ईयर के बिगनिंग में दिया या फर्स्ट ईयर के एंड में दिया है की बात है, आपको दोनों मिला के 6 लाख देना है, टोटल ब्याज ही पूछा है, तो क्यों इतनी ज़्यादा मेहनत करेंगे अपन, 6 लाख इंटू एन्युटी फैक्टर एट 8% फॉर 3 years निकालेंगे। अब अगला सवाल, सर डिस्काउंटिंग कैसे लेंगे, तो ये एक नई समस्या आने वाली है अब, क्योंकि अभी तक तो इंस्टीट्यूट डिस्काउंटिंग फैक्टर दे देता था, अब एमसीक्यू में देगा क्या, पहला अटेम्प्ट है शायद ही दे, तो नॉर्मली ऐसे केस में फुल डेसिमल्स में कैलकुलेटर पे क्वेश्चन सॉल्व होएगा। तो 1/1.08 1 2 3 GT इंटू 6,
15 पॉइंट, तो पूरा ही लिखिए आप, 15,46,258। आपका टेबल शुरू यहां से होगा, लेकिन हमसे ब्याज कौन से साल का पूछा है? 15,46,258। इस पे 8% इंटरेस्ट लगेगा, ईयर एंड पे रीपेमेंट होगा विच इज 6 लाख। फिर जो बैलेंस बचेगा इसके ऊपर 8% आपका जवाब है। तो अपन तो फटाफट जवाब निकाले, 1546,258 इंटू 1.08 माइनस 6 लाख इंटू 0.08, 85,597 हमारा आंसर आना चाहिए। उस लॉजिक से हमारा आंसर क्या आएगा? 85,597। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फाइनेंस लीज? सिंपल क्वेश्चन। हम बड़ा करते हैं ओके, लेट्स मेक दिस फुल। The lessee transfers the ownership of underlying asset to the lessee by the end of lease term. फाइनेंस लीज का इंडिकेटर है। स्पेशलाइज नेचर ये भी इंडिकेटर है। हाफ ऑफ इकोनॉमिक लाइफ ये इंडिकेटर नहीं है, आंसर सी हो गया। 116 lessee shall present in the balance sheet fair value of underlying asset subject to lease, right of use asset of the underlying asset subject to lease, value in use और अनअक्रूड लीज ऑब्लिगेशन। भाई इन सब में तो सीधी सीधी राइट ऑफ यूज एसेट ही लग रही है, सही है। 116 provides that a customer has right to direct the use of an identified asset throughout the period of use only if either the customer has right to direct how and for what purpose asset is used। लीज की एक कंडीशन होती है कि असेट पे आपका क्या होना चाहिए? राइट टू डायरेक्ट होना चाहिए। कस्टमर हैज एबिलिटी टू स्पेसिफाई द आउटपुट इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द पीरियड ऑफ यूज। तो यहाँ पे हम लेसी की जगह कस्टमर शब्द यूज करते हैं क्योंकि हम कंफर्म कर रहे हैं अभी कि ये कॉन्ट्रैक्ट लीज का है भी या नहीं। एक बार ये कंडीशन प्रूव हो जाएगी फिर कस्टमर को लेसी कहेंगे। ये पावर बैच में भी स्पेसिफिकली बताया था मैंने आपको, रेगुलर फास्टर में तो देखते ही। तो ये भी सही है, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए डिफाइन करने का। हम क्या बनाएंगे, हमारी इच्छा है। हम यानी कस्टमर, यानी अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो लेसी। रेलेवेंट डिसीजन अबाउट हाउ and for what purpose asset is used are predetermined, and customer has the right to operate the asset or to direct others to operate the asset in a manner that it determines without the supplier's intervention। ये भी सही है। एक सेकेंड दोबारा देखेंगे। Customer has the ability to specify the output in a contract। ये गड़बड़ हो गई, देखिए बड़ी बारीकी से देखना पड़ता है। बिफोर द पीरियड ऑफ यूज, ऑब्वियसली बात है भाई, हमारे पास आउटपुट स्पेसिफाई करने का कॉन्ट्रैक्ट कब से आना चाहिए? जब से लीज एग्रीमेंट शुरू होगा, ना कि असेट यूज करने से यानी एग्रीमेंट शुरू होने से पहले। तो ये गलत है, ये सही है रेलेवेंट डिसीजन। कस्टमर डिजाइन द एसेट और स्पेसिफिक एस्पेक्ट इन अ वे दैट इट प्री डिटरमाइंस हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस असेट विल बी यूज, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4। The lease classification is done at inception and thereafter shall be reassessed। तो सही है, इंसेप्शन पे लीज क्लासिफाई होती है, उसको रीअसेस कब करना है? जब कोई मॉडिफिकेशन होगा। यानी क्या हर एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड पे या कॉस्ट चेंज होने पे करना होता है? नहीं, सिर्फ जब मॉडिफिकेशन होगा लीज में तो आपको रीअसेस करना है कि क्या लीज रिक्लासिफाई तो नहीं हो रही। A manufacturer or dealer lessor shall recognize selling profit or loss on a finance lease। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर जिस दिन बेचेगा, कॉन्ट्रैक्ट लीज का करेगा, उस दिन इमीडिएटली सेलिंग प्रॉफिट और लॉस बुक कर देगा। रिगार्डलेस ऑफ वेदर लेसर ट्रांसफर्स द अंडरलाइंग एसेट एज पर डिस्क्राइब्ड इन 115। ऑल्सो द लेसर शैल रिकॉग्नाइज द फाइनेंस इनकम। तो बोल रहे हैं कि सेलिंग प्रॉफिट कब बुक करोगे और फाइनेंस इनकम कब बुक करोगे? तो सेलिंग प्रॉफिट इमीडिएटली एट इंसेप्शन और कमेंसमेंट पे अकाउंटिंग होती है, और फाइनेंस इनकम ओवर द पीरियड ऑफ लीज।
इन केस ऑफ फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग लीज लेजर शैल अप्लाई इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो फाइनेंस लीज में लेजर की बुक्स पे क्या आता है, लेसी फाइनेंशियल एसेट, तो इम्पेयरमेंट रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 109 की लगेगी। और ऑपरेटिंग लीज में मेरी बुक्स पे क्या आएगा, पीपी, तो इम्पेयरमेंट 36 का लगेगा। ए Joy enters into a 7-year lease arrangement with PG Limited wherein lease rentals are 75,000 per annum which will increase by 3% every year as per average inflation. तो इसका मतलब आपके लीज रेंटल्स कैसे हो जाएंगे, तो अगर हम ईयर वाइज देखें तो टोटल कहानी होगी 7 साल की, और 7 साल में पहले साल में होगा 75,000, दूसरे साल में 75,000 इंटू ऐसे बढ़ते जाएगा। और ध्यान रखना बढ़ेगा अगले साल से, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो फिक्स ही है। Lessee's internal implicit interest rate is not available, borrowing cost at 8%. तो हमें यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर जो लेना है वो 8% लेना है। लेसी मेड पेमेंट ऑफ 75,000 एज एडवांस लीज रेंट फॉर स्टार्टिंग द लीज, यानी ये पेमेंट ईयर के बिगनिंग में हो रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर आप इस पे नहीं लगाओगे, पहले वाले पे, लेकिन दूसरे वाले पे आपको लगाना पड़ेगा ऐसे। ऑल पेमेंट्स इन ईयर 1 वर मेड इन बिगनिंग, और भी कोई पेमेंट है तो शुरू में हुआ। ऑल्सो लीज रेंटल विल पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। लेसर पेड 50,000 एज लीज इंसेंटिव। अब आप क्या करेंगे, ऐसे आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा, और ये जो टोटल वैल्यू आएगी इसका सिग्मा, लेट्स से दिस कम्स टू एक्स, इसमें लीज इंसेंटिव आपको मिले हैं लेसर से, तो वो आपकी 50,000 रुपये कम कर देंगे। कैलकुलेट करना क्या, अगली लाइन पढ़ लेते हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट एट विच राइट ऑफ यूज एसेट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो उसके लिए पहले लीज लाइबिलिटी निकलेगी, तो लीज लाइबिलिटी में 50,000 माइनस हो जाएगा। आगे, लेसी इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ 15,000 एज लीगल फीस एंड मिसलेनियस एक्सपेंस। अज्यूमिंग ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट है तो राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड होता है, भले ही लीज लाइबिलिटी में एडजस्ट नहीं। ऑल्सो लेसर हैज मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट दैट lessee shall return the asset in the condition in which it was handed over, so the estimated cost of restoration will be 20,000. तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, ये आपकी लीज लाइबिलिटी की वैल्यू है। अब एमसीक्यू में हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हम अलग से निकालें, हमें सीधे राइट ऑफ यूज एसेट निकालना है, तो राइट ऑफ यूज एसेट में 15,000 की आपकी कॉस्ट निकाल दो, ऐड कर दो, प्लस 20,000 का आप डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लो, पर ये याद रखना है इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% 7 ईयर्स के लिए होगा, ना कि 6 ईयर्स के लिए, क्योंकि ये लगेगी 7 साल के अंत में, लीज पेमेंट 7 साल के शुरू में हो रहा है भले। तो ये, और ये जो टोटल वैल्यू आएगी ये आपका राइट ऑफ यूज एसेट होगा। आपसे पूछा है करेक्ट अमाउंट निकाल लीजिएगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कोई इशू है तो मैं आपके साथ क्या करूँगा, आई विल शेयर दी सॉल्यूशन कैलकुलेशन दिस वे। Joy entered into a 3-year lease agreement with PG for 50,000 per annum. There is an option of extending the lease to 5 years. तो 3 की बजाय 5 साल की हो सकती है। हो सकता है 5 साल की हो जाए, एक्सटेंड करे तो। एंड इज मोस्ट लाइकली लेसी विल एक्सरसाइज, और एक्सटेंडेड में 55,000 होंगे। तो लीज लाइबिलिटी में क्यों, क्योंकि इट इज रीजनेबली सर्टन दैट दे विल बी एक्सरसाइज, हम इन सबको शामिल कर लेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया आखिरी में लीज लाइबिलिटी कैलकुलेट करना है और सजेस्ट करना है फाइनेंस कॉस्ट फर्स्ट ईयर की क्या होगी, तो लीज लाइबिलिटी में सब शामिल हो जाएगा। आगे, लेसीज इंटरनल रेट इम्प्लिसिट इज नॉट अवेलेबल, बोरोइंग 9% है, तो डिस्काउंटिंग हो जाएगी। रेसिडुअल वैल्यू गारंटीड बाय लेसी टू लेसर अमाउंट्स टू 40,000।
अब एक चीज़ समझो, अगर लेसी ने गारंटी कराया लेजर को 40,000 तो ये तो अपने को जोड़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू लीज लाइबिलिटी में ऐड होती है। अगर लेसी टर्मिनेट करता है कॉन्ट्रैक्ट बिफोर 3 years तो इट विल हैव टू पे अ पेनल्टी ऑफ 30,000 टू द लेसर। मेरे लिए ये पूरा ट्रिन है। ट्रिन यानी कोई काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इग्नोर करने के लिए। क्योंकि मैं तो एक्सटेंशन ऑप्शन के बारे में सोच रहा हूँ कि वो एक्सरसाइज करूँगा, तो टर्मिनेशन पेनल्टी कहाँ लगेगी? तो बस इसके बेसिस पे अब आप इसको डिस्काउंट कर दीजिए। क्या रेट से डिस्काउंट करोगे? 9% से। लीज रेंटल कब पे करेंगे? जब कुछ भी ना दिया जाए तो अरियर्स में अज्यूम करना। इसकी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप ले लेंगे 9% से फॉर 1 year, 2 year, 3 year, 4 year एंड 5 year। और इन सब का जो समेशन आएगा वो आपकी लीज लाइबिलिटी आ जाएगी। उससे आगे सॉल्व कर लीजिए। चले, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। बॉय एंटर्ड इनटू लीज एग्रीमेंट विद पीजी लिमिटेड फॉर lease of 4 units of office premise for lease rental of 2 lakh per annum for a period of 5 years। तो हमने लीज एग्रीमेंट किया है 4 यूनिट ऑफिस प्रीमाइस के लिए 2 लाख पर एनम पे फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो आप देखिए 2 लाख 5 years। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट फॉर लेसी 7%। तो ये 7% डिस्काउंटिंग फैक्टर हो जाएगा। आफ्टर 2 years लेसी ऑब्टेन्स 1 more unit on lease and reduce the lease term to 4 years for all the 5 units। अब यहाँ दो चीजें हो रही है दोस्तों। एक, हमने 1 यूनिट और लिया तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज एन इंक्रीज इन स्कोप। रूल क्या लगता है मॉडिफिकेशन में इंक्रीज इन स्कोप का? कि अगर इंक्रीज इन स्कोप स्टैंडअलोन प्राइस पे हो रहा है तो उसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट माने। अब देखिए यहाँ पे दिया है लीज रेंटल आफ्टर 2 years आर नॉट कमेंसरेट विद फेयर वैल्यू ऑफ रेंट फॉर दीज यूनिट्स। इसका मतलब स्टैंडअलोन प्राइस पे नहीं हो रहा है तो मैं इसे सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकता। दूसरा चेंज जो हुआ है, हमने लीज टर्म को रिड्यूस कर दिया है 4 साल के लिए, जबकि ओरिजिनली था 5 साल। इसे कहते हैं रिडक्शन इन स्कोप। जब स्कोप रिडक्शन होता है दोस्तों तो वहां पे नियम ही होता है कि आप प्रो रेटा बेसिस पे अपनी लीज लाइबिलिटी कम करते हैं और प्रो रेटा बेसिस पे आप अपना राइट ऑफ यूज एसेट कम करते हैं। और इन दोनों के रिडक्शन में जो भी डिफरेंस होता है वो पीआरएल में रिडक्शन पर हुआ, लीज की मॉडिफिकेशन पे हुआ गेन और लॉस बुक हो जाता है। अब क्योंकि यहां पे दोनों चीजें हुई हैं तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले आगे बढ़ते हैं। लीज रेंटल्स वर फाइनलाइज फॉर 2,25,000 फॉर ईयर 3 ऑनवर्ड्स फॉर ऑल द 5 यूनिट्स। और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट 8% है। तो जब भी मॉडिफिकेशन ऑफ लीज होता है तो हम क्या करते हैं? रिवाइज बोरोइंग रेट लेते हैं, तो 8% लेना हो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो आपको 2 लाख रुपए 5 साल तक देने हैं। अज्यूमिंग आपको अरियर्स में पे करना है तो आप क्या करेंगे? पहले 2 लाख की प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5 साल के लिए निकालोगे, इतने की आपकी लीज लाइबिलिटी आ गई। 2 साल तक जैसा प्लान था वैसा चलेगा, 2 साल बाद आपकी लीज लाइबिलिटी आ गई। आइडियली अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचो तो 2 साल बाद लीज लाइबिलिटी कितनी आएगी? 3 साल की डिस्काउंटिंग कर दीजिए आप 2 लाख रुपीज़ के पेमेंट की, जो रिमेनिंग आपके पेमेंट्स हैं उतने की लीज लाइबिलिटी। राइट ऑफ यूज एसेट कितने का आएगा? तो उसके लिए हमें इनिशियल लीज लाइबिलिटी निकालना होगी, वो उसका 3/5 आ रहा होगा, एसएलएम बेसिस पे डिप्रिशिएट हो रहा होगा। अब राइट ऑफ यूज एसेट को आप 1/3 से कम कर दोगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिमेनिंग लाइफ 3 से 2 साल ही बची। तो पहले जो एक नया यूनिट लिया उसकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे, पहले जो हमने 5 साल से 4 साल किया कॉन्ट्रैक्ट उसकी अकाउंटिंग करेंगे, तो वो 1/3 से कम होएगा। तो राइट ऑफ यूज एसेट कम होगा तो क्रेडिट। और उधर आपकी लाइबिलिटी टेक्निकली अब आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 की बजाय 2 साल का ही बचा है, तो आपकी लाइबिलिटी कितने से कम होना चाहिए थी? जो 3rd ईयर का लीज पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू से। वो लीज लाइबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? डेबिट। इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो डिफरेंस आपका कहाँ पे चले जाएगा? दैट इज समथिंग विच विल गो टू पीआरएल। फिर उसके बाद आप लीज लाइबिलिटी 2,25,000 को 3 साल से 8% से डिस्काउंट करके निकालो, और वो जितनी भी लीज लाइबिलिटी और अभी की लीज लाइबिलिटी में डिफरेंस है वो पूरा राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा गया, ये देखते हैं। ये पूछ रहा है आपको गेन लॉस ऑन मॉडिफिकेशन बताना है, तो आपको ये नहीं बताना है कि कितना राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड होगा लीज लाइबिलिटी चेंज होने के कारण, यानी आपको स्कोप रिडक्शन की अकाउंटिंग बतानी है, कैलकुलेट करके। तो स्कोप रिडक्शन की जब अकाउंटिंग कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो भी गेन लॉस आएगा वो निकालना
पड़ेगा. इट्स गोइंग टू इन्वॉल्व गुड अमाउंट ऑफ कैलकुलेशन. अ वंडरफुल एसेट. चलिए, Fly sold an asset to PG for 45 lakh, the carrying value of which was 32 lakh. तो कैरिंग अमाउंट 32 है, सेलिंग प्राइस 45 है. Terms and condition of transaction are such that transfer of the building by the seller lessee satisfies requirement for determining when the performance obligation is satisfied under 115. ओके, तो ये क्वेश्चन सेल और लीज बैक का है. और यहाँ पे लीज बैक जो है वो ऑपरेटिंग लीज है. ऐसा कैसे है? क्योंकि फाइनेंस लीज बैक अगर होता है तो 115 की कंडीशन पूरी नहीं मानी जाती है. ये नहीं माना जाता है कि एक्चुअल में कोई सेल हुई है. एकदम ताज़ा होना चाहिए कॉन्सेप्ट दिमाग में. फेयर वैल्यू असेट की 40 लाख है. ओ तो सबसे पहली बात, 40 की चीज़ 45 में बिकी है तो क्या माना जाएगा कि देर इज अ फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट ऑफ 5 लाख विच इज़ द डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड फेयर वैल्यू. क्योंकि 40 की चीज़ कोई 45 में क्यों खरीद रहा है? वो कुछ नहीं है, वो आपको 5 लाख का फाइनेंस कर रहा है और बदले में वो आपसे लीज पेमेंट बढ़ा के ले लेगा. आपका एक्चुअल में सेलिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए था बुक? 8 लाख. पर 8 लाख भी पूरा नहीं होगा, उसमें आपका अनरियलाइज्ड गेन है. आपको थोड़ा याद करना होगा कि सेल एंड ऑपरेटिंग लीज बैक के कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, जो हमारा टोटल गेन होता है उसमें से अनरियलाइज गेन निकालते हैं. अनरियलाइज गेन क्या होता है? हम ये देखते हैं कि हम कितने समय के लिए उस राइट ऑफ यूज एसेट को वापस ले रहे हैं. उसकी फेयर वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, ये वो प्रपोर्शन ऑफ एसेट है जो मेरे पास रिटेन्ड है. तो मैं गेन का उतना प्रपोर्शन क्या करता हूँ, अनरियलाइज मानता हूँ और बुक नहीं करता. और वो गेन भी बुक नहीं करता और राइट ऑफ यूज एसेट को भी उतने से कम कर देता हूँ. अब अभी अपना ऑब्जेक्टिव सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है. This asset was later on leased to Fly Limited for a period of 10 years. तो फ्लाई ने सेल किया और उसी ने लीज पे ले लिया वापस से 10 साल के लिए. फॉर एन एनुअल लीज रेंटल ऑफ 5 लाख. तो 10 साल के लिए मैं 5 लाख पे कर रहा हूँ. ध्यान रखना, इस 5 लाख में जो मेरी 5 लाख की बोरोइंग है उसका भी रीपेमेंट है और राइट ऑफ यूज एसेट का भी पेमेंट है. बोरोइंग रेट 10% है. क्या होगा राइट ऑफ यूज एसेट? क्या होगा? गेन ऑन यूजिंग द बिल्डिंग रिटेन्ड बाय सेलर लेसी रिकग्नाइज्ड बाय फ्लाई लिमिटेड रिस्पेक्टिव. तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, 5 लाख हम 10 साल तक पे कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया तो अरियर्स में मानेंगे. तो हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स कितना है? 10 लाख इंटू एन्युटी फैक्टर एट 10% फॉर 10 ईयर्स. बोरिंग रेट है 10% का दिया हुआ. तो ये आता है 61,44,567. कितना पैसा आप दे रहे हो? इसमें से 10 साल के लिए, ओ नो, आपका लीज रेंटल 5 लाख ही है. 5 लाख पे कर रहे हैं. तो इट इज 30,72,283. इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी कंपोनेंट कितना है? 5 लाख. तो ऑब्वियस सी बात है, जो भी पेमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख रुपए. फाइनेंशियल लाइबिलिटी, आप सीधे ये बोल सकते हो कि आपके लीज पेमेंट्स में से कितना फाइनेंशियल लाइबिलिटी की इंस्टॉलमेंट मानी जाएगी, रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट. तो बहुत ही सिंपल है, 5 लाख इंटू, यहाँ 5-5 लाख में कंफ्यूज मत होना. क्यों? क्योंकि ये जो 5 लाख है ये क्या है? लीज पेमेंट है. इंटू 5 लाख, ये 5 लाख क्या है? वो 45 माइनस 40 जो लोन का अमाउंट है वो, डिवाइडेड बाय 30, 72, 283. So this comes to 81,373. तो टुवर्ड्स लीज लाइबिलिटी कितना अलोकेट होगा? टोटल लीज पेमेंट माइनस 81,373.
418627। ये आपकी लीज लाइबिलिटी। अब लीज लाइबिलिटी नहीं है, ये टुवर्ड्स लीज लाइबिलिटी आपका ये अलोकेटेड लीज पेमेंट है। तो आपकी लीज लाइबिलिटी कितने से बुक होगी? तो बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है आपको क्या पूछा है, व्हाट विल बी द राइट ऑफ यूज एसेट एंड द गेन रिलेटिंग टू द राइट ऑफ यूज ऑफ बिल्डिंग रिटेन्ड बाय द सेलर लेसी। तो मुझे राइट ऑफ यूज एसेट की वैल्यू चाहिए, लीज लाइबिलिटी एसेंशियली वैल्यू नहीं चाहिए। राइट ऑफ यूज एसेट कितने पे बुक होएगा? तो मैं ये कहूँगा राइट ऑफ यूज के लिए जितने की लीज लाइबिलिटी उतने का राइट ऑफ यूज एसेट आना चाहिए, सब्जेक्ट टू अनरियलाइज गेन लॉस। तो पहले अगर राइट ऑफ लीज लाइबिलिटी निकालते हैं तो वो इफेक्टिवली आएगी 418627 इंटू एन्युटी फैक्टर एट 10% फॉर 10 ईयर्स, विच इज़ गोइंग टू बी नथिंग बट 2572283। भाई सीधी सी बात है, 5 लाख रुपए आपका एक्सेस लोन था, तो 30 में से 5 चले गया, 2572283। ये लीज लाइबिलिटी है। क्या राइट ऑफ यूज एसेट इतने पे बुक होएगा? नहीं, इसमें हमें अनरियलाइज गेन हटाना पड़ेगा। तो अनरियलाइज गेन कैसे हटेगा? तो आप ये कहेंगे कि आपका टोटल गेन जो है वो है 8 लाख रुपए का, 40 माइनस 32। फेयर वैल्यू आपके असेट की 40 लाख है, जिसमें से आप जो असेट खुद अपने पास लेकर आ रहे हैं वो 2572283 का है, इतना आप रिटेन कर रहे हो। तो इसका मतलब आपका अनरियलाइज गेन है 5,14,457। आपको लीज लाइबिलिटी में से इतना हटाना पड़ेगा। 2572283 पे राइट ऑफ यूज एसेट बुक होता, पर इसमें 514457 आप हटा दोगे अनरियलाइज गेन, तो ये राइट ऑफ यूज एसेट आ जाएगा। अब इसी बात है, सेल एंड लीज बैक अपने आप में एक इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लिकेटेड दोनों ही कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग में फ्रेश होना चाहिए। 2057826। अब आगे करने से पहले, क्योंकि मुझे ये फिगर राइट ऑफ यूज एसेट 2057826 दिख रहा है और ये कहीं पर भी और नहीं है, तो मैं सीधे सीधे ये आंसर टिक करके आगे बढ़ सकता हूँ दूसरा कैलकुलेट किए हुए। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए यू नो दीज टेक्निक्स, इस पर कुछ सीखने समझाने की जरूरत नहीं है, अपन काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके, फाउंडेशन इंटरमीडिएट हर लेवल पे। Shah entered into a lease agreement with PG for 7 years when it has paid security deposit of 30 lakh, discount rate for 8%. Deposit will be repaid at the end of the lease term. What will be the amount recognized at the end of year 3 in the books of account? Oh. तो थर्ड ईयर एंड पे क्या होगा, आपको ये अज्यूम करना है कि इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट है। तो थर्ड ईयर एंड पे कितने पे आएगा? तो भाई या तो आप सीधे ऐसा करो कि पहले 8% से डिस्काउंट करो इसको 7 साल के लिए, इसकी वैल्यू निकालो, फिर उस पर 8% 3 बार ऐड करो, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो थर्ड ईयर एंड पे बुक्स में आएगा। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या, एंड ऑफ ईयर 3 में क्या रिकॉर्ड होगा? इंटरेस्ट, राइट ऑफ यूज एसेट में अमोर्टाइजेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट का बैलेंस। तो यहाँ पे क्योंकि मल्टीपल चीजें हैं तो आपको सारी कैलकुलेट करना पड़ेगी। तो कैसे होगा? सबसे पहले 30 लाख को आप डिस्काउंट कर लीजिए 1.08, 1 2 3 4 5 6 7 बार, तो 17,50,471। ये आपकी 30 लाख रुपीस की प्रेजेंट वैल्यू है। एक्चुअल में इतने का फाइनेंशियल एसेट बुक होगा और बचा हुआ राइट ऑफ यूज एसेट में ऐड हो जाएगा, माइनस 30 लाख कर देंगे आप, 12,49,529, जो प्रीपेड लीज रेंटल की तरह हर साल अमोटाइज होगा ओवर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। तो कितना अनअमोटाइज रह गया होगा, क्योंकि ये भी पूछा है, तो सीधी बात है 3 साल हो गए, तो 3 साल खत्म होने पे 4 साल का बचा हुआ होगा, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 7, 714016। अब यहाँ पे इतना बैलेंस बचा है
और कितना अमोर्टाइज हो चुका है? 535512। तो थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉपरली इधर। सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने दिया है 30 लाख का, डिस्काउंट रेट 8% है। सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनफैक्ट फेयर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 30 लाख डिस्काउंटेड एट 8% फॉर 7 ईयर्स। एक बार फिर से निकालता हूँ। $17,50,471। दिस इज द फेयर वैल्यू। तो जो हमने एक्सेस पे किया है, it will be treated as ROU asset या प्रीपेड लीज रेंटल। 12,49,529। अब सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या क्या चीज़ें दी है आपको। एक तो एंड ऑफ ईयर 3 में इंटरेस्ट कितना रिकॉर्ड होगा। तो इंटरेस्ट के लिए तो फिर मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट बनाना होगा, जो शुरू होगा फेयर वैल्यू 17,50,471। इस पे इंटरेस्ट आते जाएगा हर साल 8% से। कोई रीपेमेंट जैसी चीज़ नहीं है, तो मुझे ये वाली वैल्यू निकालना है। तो मैं सीधे निकाल लेता हूँ 1750,471 इंटू 1.08 इंटू 1.08, ये 2 साल बाद की वैल्यू आ गई, इंटू 8%। 1,63,340 आ रहा है। तो ये तो ब्याज का फिगर आ गया। तो 163,430। अमोटाइजेशन कितना हो रहा है राइट ऑफ यूज एसेट का? 12,49529 डिवाइडेड बाय 7, हर साल इतना होगा। तो 178,504 पर एनम का अमोटाइजेशन एक्सपेंस है। और अगर ये देखें तो ये देखो आपको ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, इंटरेस्ट और अमोटाइजेशन। बाकी सब में आप देखेंगे तो अमोटाइजेशन का अमाउंट डिफरेंट है, तो इसलिए आंसर ये हो गया। और सिक्योरिटी डिपॉजिट का अगर बैलेंस निकालना है तो आप यहाँ पे ये जो फिगर यहाँ पर आ रहा है ये निकाल लीजिए, 1750471 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, जस्ट टू बी डबल श्योर, 2205,089, 2205,089। तो इस लॉजिक से आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशंस आप कर लोगे। In case of sale and leaseback, if the transfer of asset by seller lessee does not satisfy the requirement of Ind AS 115, यानी सेल की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है। इसका मतलब सेल करके आपने उसको पूरे पीरियड के लिए लीज बैक ले लिया, रियल सेंस में कोई ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ ही नहीं। तो इसे पूरे को क्या माना जाएगा? फाइनेंशियल लाइबिलिटी अकाउंट करेंगे। Entity owns an office building in Gurgaon, Haryana, where all its employees sit, and it has planned to expand its presence in Maharashtra, therefore taken an office building on lease in Mumbai. गुड़गांव ऑफिस पे रिवैल्यूएशन मॉडल है वही ओन्ड प्रॉपर्टी पे, और पूछ रहे हैं कि मुंबई पे क्या लगेगा। तो आपके पास चॉइस है कॉस्ट या रिवैल्यूएशन की। इसका आंसर करेक्ट करना है आपको किताब में। Two parties have entered into contract for lease of a truck for a period of 5 years at an annual lease payment of 10 lakh to be paid at the end of each year. तो 5 साल 10 लाख arrears. After 3 years, contract was modified to increase the scope by including auto rickshaw in the lease contract, and lease payment of remaining 3 years was increased by 5 lakh per year, which is commensurate with the current market price of auto rickshaw. तो इसे एक स्टैंड अलोन अग्रीमेंट की तरह अकाउंट फॉर किया जाएगा। हम बोलेंगे इट विल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट लीज अंडर 116, क्योंकि स्टैंड अलोन प्राइस में स्कोप इंक्रीज हुआ है। लेसी एंटर्स इनटू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर एन एक्सकेवेटर and related accessories, for example excavator attachment, which are used for mining purpose.
लेसी इज़ अ लोकल माइनिंग कंपनी, तो लेसी माइनिंग कर रही है और उसके लिए उसने एक एक्सकेवेटर लिया है नीचे जाने के लिए। दैट इंटेंड्स टू यूज एक्सकेवेटर एट द कॉपर में। कितने लीज और नॉन लीज कंपोनेंट है? तो नॉन लीज कंपोनेंट की डेफिनेशन होती है कि किसी चीज़ को नॉन लीज कंपोनेंट तब माना जाएगा जब वो सेपरेट गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं जिसका अपना एक इंडिपेंडेंट सेपरेट यूज है। तो इस केस में अगर रिलेटेड एसेसरीज प्योरली एक्सकेवेटर के साथ में यूज होने वाली है तो उस केस में माना जाएगा कि ये पूरा का पूरा एक ही लीज कंपोनेंट है। क्यों? क्योंकि आप बिना रिलेटेड एसेसरीज के एक्सकेवेटर का फायदा नहीं उठा सकते। ये वैसा ही है कि आपको क्रिकेट स्टेडियम यूज करने के लिए दिया और बोला कि साथ में जो लोगों के बैठक की जगह है वो भी आपको यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो ये कोई दो लीज कंपोनेंट नहीं है, वो पूरे स्टेडियम का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक का दूसरे के बिना पूरा यूज नहीं। तो इसे सिंगल लीज कंपोनेंट माना जाएगा, ना कि मल्टीपल लीज कंपोनेंट। तो ये ए होगा। कैरी लिमिटेड एंड लेसर पीजी एंटर इनटू 12 ईयर लीज ऑफ अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की 12 साल की लीज है। As per the terms of lease, annual lease payment are 2,50,000 for rent, 50,000 for real estate taxes and water charges 50 पैसे पर लीटर कंज्यूम। ये कंटिजेंट रेंट है और इसके लिए आपको अलग से वाटर सप्लाई हो रहा है, गुड सप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए ये एक नॉन लीज कंपोनेंट है, सेपरेट गुड्स और सर्विस है। पर रियल एस्टेट टैक्सेस अपन ने पढ़ा है वो लीज पेमेंट में ऐड करना पड़ेंगे। बी इलेक्ट्स टू अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट टू कंबाइन लीज इन नॉन लीज कंपोनेंट। तो बोल रहा है कि हम लीज नॉन लीज कंपोनेंट को कंबाइन करना चाहते हैं। आपसे पूछा है फिक्स लीज पेमेंट इस पर्पस के लिए क्लासिफाइंग द लीज क्या होंगे। तो अगर आप कंबाइन करना चाहते हैं तो लीज और नॉन लीज कंपोनेंट यानी कोई सर्विस एलिमेंट है तो वो कंपाउंड हो जाएगा। वाटर अपने आप में सर्विस एलिमेंट नहीं है, वो गुड्स है। एंड सेकेंड, उसका जो पेमेंट है वो फिक्स नहीं है, कंटिजेंट है। और कंटिजेंट लीज रेंट किसी भी केस में क्या होते हैं, शामिल नहीं होते। तो सेंस में आपको सिर्फ 2,50,000 प्लस 50,000 रियल एस्टेट टैक्स ऐड करना होगा। तो आपका आंसर बी होगा, कंटिजेंट रेंट शामिल नहीं होगा। अगर ऐसा होता कि वाटर हम आपको सप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्लीनिंग सर्विसेज दे रहे हैं जिसका फिक्स्ड इतना पेमेंट आपको मंथली करना होगा, तो फिर अपन उसे क्या करते हैं? अगर हमने ऑप्शन ऑप्ट किया है कि नॉन लीज कंपोनेंट को सेग्रीगेट नहीं करना है और हम उसे लीज का पार्ट मानेंगे, तो फिर उसे भी लीज पेमेंट में शामिल कर देते। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज का कब किया जाता है? लेंथ ऑफ क्लासिफिकेशन ईदर ऑपरेटिंग इज बेस्ड ऑन लेंथ, ट्रांसफर ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, मिनिमम लीज पेमेंट 50% और इकोनॉमिक लाइफ। सबसे सही तो बी है। अक्टूबर 2013 को फ्रेस्को एक्वायर्ड एन आइटम ऑफ प्लांट अंडर अ 5-year लीज फाइनेंस लीज अरेंजमेंट। The plant had a cash purchase cost of 25 million. Agreement had an implicit finance cost of 10% per annum and required immediate deposit of 2 million and annual rentals of 6 million paid on 30th September each year for 5 years. तो 10 किश्तें हो गई टोटल आपकी, प्लस 2 मिलियन का डाउन पेमेंट हो गया। Would be the current liability for the leased plant in Fresco statement of financial position as on 30th September 2024. तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपकी इनिशियल लाइबिलिटी 1 अक्टूबर 2013 को कितनी आएगी? 25 मिलियन है, 2 मिलियन का डिपॉजिट हो गया, तो 23 मिलियन से आप शुरू करें। 23 मिलियन के ऊपर फिर आपको क्या करना है? अब एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही करा देता हूँ ये वाला क्वेश्चन। 1/23 पे 23 मिलियन हमारी लाइबिलिटी है। आंसर देख के इतने डेसिमल्स काम के लग रहे हैं, ऑप्शंस देख के। इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा? तो 5% पर 6 मंथ है, 10% पर आना में तो 2300 का 5%, 115। आगे बोला है एनुअल रेंटल 6 मिलियन है विच इज पेड ऑन 30th September ईच ईयर फॉर 5 years। अब आप इसको 6-6 महीने के लिए क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कोई मतलब नहीं है। आप इसे सॉल्व करिए अक्टूबर टू सितंबर को ईयर मान के, क्योंकि ऐसे ही ये सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। और कहीं क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है कि
6 मंथ्स रिड्यूसिंग ब्याज है। तो आप अपना ईयर ही क्या मानो, 1 अक्टूबर 13 से 30 सितंबर 14, 1 अक्टूबर 14 टू 30 सितंबर 15, ऐसा। और सर उतना क्यों जा रहे हो आप आगे, कारण है समझेंगे। ओपनिंग अपना है 23 मिलियन, इंटरेस्ट अपन लगाएंगे 10% से 230। क्या कोई रीपेमेंट हो रहा है 30 सितंबर पे? यस सर, एनुअल रीपेमेंट है 6 मिलियन। कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधे ऐसे ही लिख लो यार, सब मिलियंस में ही लिख देते हैं। 23, 2.36, ठीक है। बैलेंस आपका कितना बच रहा है? 19.3 मिलियन। अब ये 19.3 देख के टिक मत लगा लेना, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है करंट लाइबिलिटी क्या होगी लीज प्लान की, इसलिए एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान रखें तो एग्जाम में ये गलतियां ना हो और आप इन पे फोकस करेंगे। आप बोलोगे करंट लाइबिलिटी निकालने का तो हमने क्लास में तरीका समझा था कि करंट इसमें से क्या है, तो एक बार अगले साल का निकालते हैं 1.93, रीपेमेंट होगा 6, बचेगा 15.23। तो इसका मतलब 19.3 में से 15.23 अगले साल फिर भी बचने वाला है। तो इस 19.3 में से 15.23 नॉन करंट है, क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी अगले साल बाद भी बचेगी, और जितनी लाइबिलिटी एक साल में कम हो रही है वो करंट है। तो 3.77, तो 19.3 माइनस 3.23, 4.07, ये आपकी करंट लाइबिलिटी आएगी। तो ये आपका आंसर है बी, यहाँ पे हिंट दी हुई है। चलिए, फेयर वैल्यू ऑफ एन असेट इज 90,000, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट टू द लेसर आर 10,000। एनुअल लीज पेमेंट एट ईयर एंड आर 25,000 फॉर 6 साल, अनगारंटीड रेसिडियल वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 6 इज 5,000। इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट कैसे आएगा? तो मैं आपको इक्वेशन बना देता हूँ। लेसर को 90,000 का असेट मिला है और 10,000 की कॉस्ट लगी है, तो वो तो ये कहेगा कि उसकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज 1 लाख है, जिसके बदले में उसे 25,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर मिल रहे हैं, यानी इनटू एन्युटी फैक्टर एट X% फॉर 6 ईयर्स, प्लस लेसर यूजीआरवी शामिल करता है। ये कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि लेसर की बुक्स में शामिल नहीं होता है। लेसर की बुक्स में वो इंक्लूड करता है इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट निकालने के लिए यूजीआरवी, पर लेसी अपनी बुक्स में राइट ऑफ यूज रेट और लीज लाइबिलिटी में यूजीआरवी शामिल नहीं करता। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है? कोई इंटरपोलेशन नहीं है, ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाए तो इसका मतलब वही आंसर है। ए ने एक असेट ऑपरेटिंग लीज पे लिया है जिसके रेंटल ईयर 1 में 1 लाख है और ऐसे बढ़ते हैं। कितना अमाउंट डेबिट होगा लीज एक्सपेंस का इन द लेसीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन एनुअल बेसिस एज पर इंड AS 1116। तो ऑपरेटिंग लीज पर अगर आपने असेट लिया है तो लेसी की बुक्स में एनुअल बेसिस पे इंड AS 1116 के अनुसार कितना बुक होएगा, ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि लेसी की बुक्स में ये करेक्शन करना था। इनफैक्ट AS 19 के अनुसार क्या होगा ये पूछो, कंपैरिजन है हमारे सिलेबस में। तो AS 19 में लेसी की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज का कंसेप्ट होता है। इंड AS 116 में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग लीज फॉर लेसी, अनलेस वो लो वैल्यू एसेट हो या शॉर्ट टर्म लीज हो जो दिख नहीं रहा। हाँ, लेसर की बुक्स में ऑपरेटिंग लीज का कंसेप्ट होता है, तो अगर लेसर की इनकम पूछी होती तो हम निकाल सकते थे, पर अगर लेसी की बुक्स में पूछा है तो हम तो फिर उस केस में क्या करेंगे, लीज एक्सपेंस बुक नहीं करेंगे, फिर तो हमें निकालनी पड़ेगी क्या, राइट ऑफ यूज एट लीज लाइबिलिटी। पर AS 19 में ऑपरेटिंग लीज में लीज एक्सपेंस बुक किया जा सकता है, और वो कैसे, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। आप देख लीजिए 10 साल का पेमेंट 1 लाख तो हर साल ही है, तो 10 लाख ये हो गया, 10, 30, 50, 80, 80 और 80 160, 2, 3, 20। टोटल पेमेंट आपका 13,20,000 हो रहा है, जिसे आपको स्ट्रेट लाइन बेसिस पे बुक करना है, तो 1,32,000 ऐसे आएगा।
What is the journal entry at the inception of finance lease in financial statement of lessee? Right of use asset debit to lease liability. तो सी हो जाएगा. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंस लीज 5 लाख है. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फॉर लेसर 3 लाख. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी लेसर के लिए 3 लाख MLP है. तो UGRV कितनी है? तो UGRV अकरिंग टू लेसर एट एन इम्प्लिसिट रेट ऑफ लीज इज 1 लाख. तो अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितनी होगी? तो सीधी सी बात है कि प्रेजेंट वैल्यू आपको क्या लेना है लेसर के लिए UGRV मिला के, तो 4 है, ग्रॉस 5 है, दोनों का डिफरेंस अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम. अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम क्या होती है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 5 है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV, जो कि 3 और 1 है. तो फाइनली आंसर 1. A Limited has contracted to lease the asset for 5 years. A Limited also has an option to continue the lease for 3 more years. So lease term 5 होगी या 8? 8 years only reasonably certain A will exercise its option with or without making further payments for continuing the lease. तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं जो ऐसे कंफ्यूजिंग है. सिंपल सा मतलब है कि अगर आपको इंटेंशन लगता है कि आप एक्सटेंड करोगे तो आप क्या करोगे, उसे अभी से ही शामिल कर लो. बाकी पेमेंट करो या नहीं करो वो तब डिसाइड करेंगे कि आपने एक्सटेंड किया है नहीं, यानी बाद में आपका एस्टिमेट चेंज हो सकता है. A signs a lease agreement with B for lease of building, which include lease of land as well as lease of land as well. इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्डिंग प्लस लैंड की लीज का है 15 साल का. लैंड इज एन अनडिफाइंड इकोनॉमिक लाइफ एंड बिल्डिंग हैज अ लाइफ ऑफ 15 ईयर्स. तो लैंड की अपन मान सकते हैं लंबी है, बिल्डिंग की 15. मिनिमम लीज पेमेंट 1 लाख पर मंथ है. लैंड और बिल्डिंग दोनों की मिला के फेयर वैल्यू 2 करोड़ है. सेपरेट फेयर वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन लैंड की फेयर वैल्यू मटीरियल नहीं है. तो ये वाला केस है इंडेस 16 में जो लगता था कि अगर लैंड और बिल्डिंग की दोनों की साथ में लीज है, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि क्या ये पूरी फाइनेंस लीज तो नहीं है. तो पूरी फाइनेंस लीज नहीं है क्योंकि बिल्डिंग की लाइफ 15 साल है, तो बिल्डिंग वाला पार्ट फाइनेंस लीज है, पर लैंड की लाइफ काफ़ी लंबी है और 15 साल बाद आप असेट दे नहीं रहे हो, वापस आएगी आपके पास. तो इसका मतलब लैंड के लिए ही ऑपरेटिंग है, तो ये पूरी फाइनेंस नहीं है. नेक्स्ट, क्या दोनों की फेयर वैल्यू निकाली जा सकती है अलग अलग? ऐसा है तो आप सेग्रीगेट कर दो लीज पेमेंट को और अलग अलग अकाउंट करो, तो वो संभव नहीं है. नेक्स्ट, क्या लैंड की वैल्यू इममटीरियल है? अगर ऐसा है तो पूरी बिल्डिंग लीज मान लेते यानी फाइनेंस लीज मान लेते, वैसा भी नहीं. क्या ये पूरी ऑपरेटिंग लीज है क्या? तो वो भी नहीं है. क्यों? क्योंकि बिल्डिंग का जो पोर्शन है वो तो अपने आप में फाइनेंस लीज जैसा है, तो फिर से पूरा फाइनेंस लीज जैसे ट्रीट किया जाता है. इनफैक्ट मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे इंडेस की आपकी जो ब्रह्मास्त्र है उसमें ये अपन डिस्कस करते हैं. ये फ्लो चार्ट आप देखो, जो भी मैंने अभी बोला वो यही है. अल्टीमेटली इसमें क्या बोला है फाइनली कि इस पूरे को फाइनेंस लीज माना जाएगा. तो ये ऐसी थॉट प्रोसेस आपको वहाँ पे लाके फिर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा. तो एनी विच वेज आपको बोलना होगा कि ये पूरी की पूरी क्या मानी जाएगी. सी, फाइनेंस लीज मानना पड़ेगा. चलिए, कैलकुलेट द मिनिमम लीज पेमेंट फॉर A Limited who took an asset for 7 years lease from B Limited. पेमेंट ओवर लीज टर्म 2500 पर मंथ इंटू 12 इंटू 7, तो ये हो गया 2,10,000. कंटिजेंट रेंट शामिल नहीं होता. कॉस्ट ऑफ सर्विस गिवन बाय B Limited 40,000. तो अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई करोगे तो 40 जुड़ जाएगा, नहीं करोगे तो इसको अलग से अकाउंट करेंगे. क्वेश्चन साइलेंट है तो शामिल नहीं करेंगे. GST कलेक्टेड 15,000 नहीं जुड़ेगा. प्रॉपर्टी टैक्स होता तो जुड़ जाएगा. रेसिडियल वैल्यू गारंटीड बाय A Limited 5,000 जुड़ जाएगी, गारंटीड रेसिडियल वैल्यू. फेयर वैल्यू 10,000 है एसेट की. अच्छा, ए के पास ऑप्शन है कि वो 7 साल बाद एडिशनल 2,000 दे के क्या कर सकता है, खरीद सकता है. एंड इट इज़ रीजनेबली सर्टन ए विल एक्सरसाइज द ऑप्शन. तो नॉर्मली रेसिडियल वैल्यू और परचेज ऑप्शन साथ में नहीं होता है, थोड़ा अजीब ही है क्वेश्चन. और ये बोल रहे हैं 5 तो मैंने गारंटी करा है, इसके अलावा
मुझे एक परचेज ऑप्शन दे रखा है कि 2,000 रुपये और दे के 5 के अलावा मैं एसेट ले सकता हूँ, और मेरा इंटेंशन है कि मैं 2,000 दे दूंगा क्योंकि मार्केट वैल्यू 10,000 है, उससे भी ज़्यादा। तो फिर उस केस में परचेज ऑप्शन अगर रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज है, क्योंकि एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू से काफ़ी कम पे मिल रहा है, तो उसे भी ऐड कर देते हैं। तो 2,17,000 उस तरह से। Reliable Finance Lease Limited has renewed the lease of an asset taking on operating lease as per the following lease payment schedule for the period of 5 years. हमने रिन्यू किया लीज, ऑपरेटिंग लीज पे लिया। Reliable Finance Lease received incentive of 5,000 in year 1, not included in above rentals, as incentive from lessor for renewing the lease. तो कितना लीज एक्सपेंस बुक किया जाएगा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में इन द ईयर? तो ये भी आपको कहीं लिखना पड़ेगा कि एज पर AS 19, क्योंकि इंडेस में तो लेसी की बुक्स में क्या नहीं हो सकता, ऑपरेटिंग लीज होनी चाहिए। तो क्या करोगे आप दोस्तों, बताओ। कुछ नहीं है, टोटल का एवरेज निकाल दो आप और 5,000 का इंसेंटिव कम कर दो। आप देखिए इन सब का टोटल कितना आता है, 50, 70, 90, 1,05,000 माइनस 5,000, 1,00,000 स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करेंगे 5 ईयर्स से, तो 20,000 पर आना। लेसर कितना इनकम बुक करेगा ये पूछते तो भी यही होता। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज टूफोल्ड। 1, थोड़ा सा आपको रियलाइज हुआ कि दोस्तों प्रैक्टिस कर लेना चाहिए 4-5 इंडेस के MCQs की, ताकि आप ओरिएंट हो जाओ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और फिर आगे के रिविजन्स करें ताकि आप उन चीज़ों पे फोकस करें जो MCQ में पूछी जा सकती है। और नंबर 2, क्योंकि हमारी MCQ बुक है स्टूडेंट्स के पास, तो एक उसका ये डिस्कशन वीडियो भी हो गया। कुछ उसके जो करेक्शंस थे वो रेड में मार्क कर दिए, तो वो करेक्शंस भी आपके लिए थोड़े रेलेवेंट हो गए। थैंक यू। और आगे फिर इस तरह का MCQ, आई थिंक द बेसिक ऑब्जेक्टिव इज क्लियर फॉर दिस टेकिंग दिस वीडियो, जस्ट टू guide you in terms of how to take up the MCQs. Rest you can do, we can have a question answer solving session, या फिर अगर कोई चैप्टर के MCQs का इस तरह का एक और वीडियो चाहिए डिस्कशन का तो आप बता सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।